देशव्यापी महागठबंधन बनाने का जो नीतीश कुमार का अभियान है, उस अभियान में नीतीश कुमार कितना सफल होंगे ये अभी आना बाकी है। उसकी पहली परीक्षा 23 तारीख को है। हालांकि ललन सिंह और तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 14-15 दल शामिल होंगे। 7 दल तो पटना में ही हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार में महागठबंधन के साथ वो खड़े हैं। इसके अलावे और 7 से 8 दल पहुंचेंगे, जिसमें से कई दलों के प्रतिनिधि 2-2 आ रहे हैं, उसे भी जोड़ लिया जाए तो महागठबंधन बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और ये कोई पहली प्रक्रिया नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार प्रयास किया है महागठबंधन बनाने का। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस महागठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार सफल होंगे असफल होंगे, लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम तथ्यों को यदि रखते हैं तो नीतीश कुमार ने इससे पहले कई बार सफलता और असफलता देखी है अपने महागठबंधन बनाने के अभियान में। 2013 में जब नीतीश कुमार पहली बार अलग हुए थे तो उन्होंने एक कोशिश किया था 2024 में कि एक गठबंधन बनाए, एक बड़ा गठबंधन बनाए जिससे नरेंद्र मोदी को रोका जा सके, क्योंकि तब भी उनकी नरेंद्र मोदी से ही अदावत थी। उन्हें ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के जगह पर एनडीए घटक दल सभी मिलकर के नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करें। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2005 से लेकर 2013 तक नीतीश कुमार की भक्ति करती रही, तो नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया और कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ये कहते थे कि नीतीश कुमार में सारी पोटेंशियल है प्रधानमंत्री बनने की। ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उम्मीदवारी में आ जाएंगे तो उनके लिए यहाँ का जगह खाली हो जाएगा। सुशील मोदी को आपने सुना ही होगा, प्रेम कुमार भी ये बातें कहते थे और भी कई नेता कहते थे। हालांकि इसके अलावे कई नेताओं को इस बार आपत्ति थी, लेकिन खैर इन सब बातों के साथ साथ वो पहला अभियान था 2014 का जिसमें वो सफल नहीं हुए और असफलता इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें मात्र 2 सीटें उनके पास 2014 में आई। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि अब इस रास्ते चलना थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसके लिए समझौता करना पड़ेगा। उन्होंने समझौते में सबसे पहले अपने जो सबसे प्रबल विरोधी थे, जिनके विरुद्ध वो 2005 में बिहार की गद्दी पर बैठे थे, लालू प्रसाद, उनके साथ चले आए। एक गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई और ये गठबंधन बन गया। इस गठबंधन को बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने तीनों दलों को एक साथ जोड़ा और उसमें कांग्रेस की तरफ से भी कई लोग थे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी थे और सभी ने मिल करके एक गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की, जिसमें नीतीश कुमार को मुखिया बनाया गया। और यहाँ भी गठबंधन बनाने के पीछे मकसद वही था कि नीतीश कुमार आज तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन जल्दी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके हस्तांतरित कर दें। यह सिलसिला नीतीश कुमार के साथ लगातार चलता रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बनने की ललक में 2013 में नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा था। अगर उसके अलावे कोई दूसरा कारण होता तो फिर 2017 में नीतीश कुमार गए क्यों? अगर उन्हें प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी से ही कोई अदावत थी तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दोबारा वो 2015 में गठबंधन बना, विधानसभा का चुनाव लड़े और जैसे ही उन पर दबाव बढ़ने लगा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अब देशव्यापी गठबंधन में लगे, लालू प्रसाद उनके साथ खड़े हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस भी खड़ी है। नीतीश कुमार को चाहिए कि अभी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दें। बिहार में तेजस्वी यादव, जदयू और कांग्रेस मिल करके एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री देकर के अपना शासन चलाएं। ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार जैसे ही दबाव शुरू हुआ उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, एक नए गठबंधन की तरफ फिर बढ़ गए और फिर से एनडीए में चले गए। इसके बाद कहानी आपको सबको पता है। 2020 का चुनाव उन्होंने 19 का और 20 का चुनाव लड़ा एनडीए के तहत, लेकिन 2020 के चुनाव में जो झटका उनको लगा, जो फायदा उनको 2019 में हुआ था उसको वो पूरी तरह से अपना समझते हैं, लेकिन 2020 में जो घाटा हुआ उसके लिए वो दोषी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। हम आज जो बात करने के लिए आए हैं वो ये है कि क्या गठबंधन बनाकर
नीतीश कुमार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। 2014 में ऐसा हो गया था। 2014 में नीतीश कुमार गठबंधन बनाते बनाते थक गए थे, तो कुछ दलों के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद एनडीए तो ऑलरेडी गठबंधन उनका था, स्वाभाविक गठबंधन था जिसको लेकर के वो चल रहे थे 2005 में भी और 2010 में भी, 2019 में भी और 2020 में भी। अब नीतीश कुमार को उस गठबंधन से बाहर होने की जरूरत क्यों पड़ी और उसके क्या घाटा और फायदा है? तो नीतीश कुमार जैसे ही 2020 में चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने और 2022 में 2 साल भी नहीं पूरा हुआ कि वापस जब चले गए, तो वो यहाँ आकर के नीतीश कुमार से एक बड़ी चूक हो गई। हालांकि नीतीश कुमार के आने का कारण जो उन्होंने बताया, इसके 2 कारण बताए थे। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी से डर गए थे कि वो उनकी पार्टी और उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी दोनों उनसे अलग कर लेगी, छीन लेगी। और दूसरा, ललन सिंह ने और किसी और ने, उन्होंने बताया था विजेंद्र यादव का नाम, इन दोनों ने मिल करके उन्हें ये सलाह दिया था कि वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा, बच जाएगा और आगे 2024 के चुनाव में भी उनमें जो पोटेंशियल है उसे दिखाया जाएगा। खैर, ये चर्चा चल ही रही थी। इस बीच में विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार निकले। जब 2022 में निकले थे तो वो उनका यात्रा सफल नहीं हुआ था और फिर से एक बार गठबंधन बनाते बनाते पिछड़ गए थे। इस पर से मन भी हटा दिया था। लेकिन समय समय पर मीडिया है ना, वो हमेशा आपको आपके अतीत की याद दिलाती रहती है। बार बार मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछते थे कि जो आप एक देशव्यापी गठबंधन बना रहे थे उसका क्या हुआ। नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका मिला और लालू प्रसाद को भी ऐसा लगने लगा, जब स्वस्थ होकर के लालू प्रसाद आए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ मिल करके और नीतीश कुमार को एक बार फिर से वो सपना दिखा करके प्रधानमंत्री बनने का और देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों को उनके साथ जोड़कर ये बात की जा सकती है कि नीतीश कुमार मान जाए तो बिहार की गद्दी उनके पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। ये अभियान शुरू हो गया और इस पर काम शुरू भी हो गया। नीतीश कुमार दूसरे राउंड में जब निकले तो उनकी बातें धीरे धीरे बनने लगी। कांग्रेस ने भी उनका साथ दे दिया और ये सारी चीज़ें अब पटरी पर आने लगी। 12 तारीख का डेट तय हो गया, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब 23 तारीख को अगली मीटिंग का डेट फिक्स हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई समस्याएं, कई मुसीबत नीतीश कुमार को घेर करके खड़ी हो गई है। पहली मुसीबत ये कि नीतीश कुमार के पास अभी जो जीती हुई सीटें हैं, उन सीटों में से उन्हें क्या त्यागना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब नीतीश कुमार कांग्रेस को मजबूर कर सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों के आधार पर वो अलग अलग राज्यों में जहां मजबूत हैं क्षेत्रीय दल, उनके साथ समझौता करें और उनके आधार पर वहां सीटों का बंटवारा करें, तो नीतीश कुमार के लिए भी अब मुश्किल हो गया। और नीतीश कुमार के लिए अगर मुश्किल होने जा रहा है तो इसमें बहुत सारी आइडेंटिफाई की हुई सीटें हैं जिसमें नीतीश कुमार को वो सीटें देनी होगी अपने गठबंधन के साथियों को, जिसमें से अगर 5 सीटें तो नज़र आ रही हैं सीधे सीधे जो राष्ट्रीय जनता दल उनसे जीती हुई उनकी सीटें ले लेगा। लगभग 10 से ऊपर सीटें हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हस्तांतरित करनी पड़ेगी और इन 10 सीटों के बदले जितनी भी उन्हें मिलेगी, 10, 12, 14 या 16 जो भी सीटें नीतीश कुमार को मिलेगी, उसमें से अधिकांश सीटें वो होंगी जो नीतीश कुमार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ना होगा। इस लड़ाई में नीतीश कुमार को सीतामढ़ी की सीट अब गंवानी पड़ेगी, क्योंकि सीतामढ़ी में राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर लिया है और 2019 के चुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़ा था। जहानाबाद का चुनाव सबको पता है कि जहानाबाद में 1000 के आसपास वोटों से जीत हार का अंतर हुआ था, तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार का कब्जा है और नीतीश कुमार के कब्जे वाली ये जहानाबाद की सीट राष्ट्रीय जनता दल अपने हिस्से में मांगेगी। इसके अलावा सिवान की सीट जो है वो इस बार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल। मौका मिल गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जब इस सीट पर लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल का वोटों का समीकरण गड़बड़ा रहा था, लेकिन अब जबकि सिवान में रास्ता खाली हो गया है, सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होगी, तो निश्चित रूप से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि वो खुद लड़े और जो लंबे समय से जो संबंध विच्छेद नजर आ रहा है वो
शहाबुद्दीन के परिवार को सीट दे करके अपना पुराना जितना भी कलंक है वो साफ कर ले, और ऐसी स्थिति में वो MY समीकरण का जो वोट है उसे भी साध ले। उसके अलावा मधेपुरा का सीट है। इस सीट पर आप जानते ही हैं कि एक तरफ जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ते आए हैं, वहीं ये शरद यादव की सीट रही है। शरद यादव के पुत्र और पुत्री दोनों बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने पिता की जो इच्छा थी उसे पूर्ति करने के लिए मधेपुरा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सीट भी नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ सकती है। तो वहीं बांका की सीट के बारे में हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बांका की सीट भी कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ सकती है जनता दल यूनाइटेड को, और ये 5 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, हो सकता है इसमें से एक आध दो बढ़ भी जाए, लेकिन 5 सीटें तो आइडेंटिफाई की गई हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेगी। तो वहीं गठबंधन के एक और साथी हैं कांग्रेस। कांग्रेस के नज़र में भी 3 सीटें हैं, जिन 3 सीटों पर कांग्रेस की पूरी नज़र है। सुपौल की सीट जहां कांग्रेस का पहले से निशाना रहा है। दूसरी सीट सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर विवाद निश्चित रूप से होगा, वो है मुंगेर की सीट। 2019 में भी इस पर विवाद हुआ था जब नीतीश कुमार NDA में थे, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, कई लोगों को इधर से उधर करना पड़ा था। तो वहीं मुंगेर की सीट इस बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार ये सीट जो है कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस इस पर चुनाव लड़ी थी। तो राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन हुआ था उसमें इस सीट को कांग्रेस के जिम्मे दे दिया था। एक बार फिर से कांग्रेस मुंगेर का सीट अपने जिम्मे में चाहेगी, क्योंकि 2019 में भी ये सीट उसके पास थी जिस पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा समस्तीपुर का एक सीट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झमेला नहीं होगा और ये सीट कांग्रेस को मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक ऐसी सीट है जिसकी अभी तक चर्चा कम हुई है, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस जो है वो अपना सिक्का जमाना चाहती है। तो गया की सीट जीतन राम मांझी को चाहिए हर हाल में। इसका सीधा मतलब है कि ये 9 सीटें जो हैं वो तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने साथी दलों को देनी होगी। इसके अलावे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार को 23 तारीख की मीटिंग के बाद किसी भी दिन ये उस मीटिंग में ये तय करना होगा कि वो अपनी CM की कुर्सी छोड़कर और देश भर में घूम घूम करके जो बचे हुए 10-11 महीने हैं उसमें विपक्ष को एकजुट करेंगे। और जैसा कि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं उन्हें किसी पद का कोई लालच नहीं है, तो इस तरह से JP के तरह वो बिना शर्त देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दलों को, नेताओं को एकजुट करेंगे जो गैर भाजपाई है। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कहते हैं अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी कुर्सी के साथ साथ अपनी सीटों का भी त्याग करना पड़ेगा। और ये पहला अवसर होगा जब नीतीश कुमार किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस करने के लिए राजी होंगे। हालांकि संभावनाएं कम हैं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा रहा है कि वो खुद सेक्रीफाइस नहीं किए हैं बल्कि अपने सहयोगियों से सेक्रीफाइस करवाए हैं। अब नीतीश कुमार के लिए एक नया अवसर होगा, एक नई बात होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। 23 तारीख की मीटिंग का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।